हेलो फ्रेंड्स, सब कैसे हैं। दोस्तों, हमारी जो शिक्षा भारती है, नया आयोग गठित हुआ है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं। क्योंकि भर्ती अब पेंडिंग में पड़ चुकी है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी जो एलटी आने था वो नया शिक्षा नीति के माध्यम से होगा, जिसका हमने पीडीएफ सारी अपने टेलीग्राम लिंक पर डाल रखी हैं। जो क्या क्या संशोधन हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग बोर्ड, यूपी ESC, इसके माध्यम से तुम्हारी आपकी विज्ञप्ति होगी। सारा नोटिफिकेशन क्या क्या चीज़ है उसके अंदर, लिखित पेपर क्या है, साक्षात क्या है, तो इसके माध्यम से अब आपकी टीजीटी पीजीटी एलटी की परीक्षा होगी। तुम्हारा अगर हम प्राइमरी की बात करें, सीटेट या यूपीटेट, तो उसमें 1/4 यानी कि 1/4 के हिसाब से नंबर जुड़ेंगे आपके सीटेट के और सुपरटेट के। जब बात अगर प्राइमरी की भर्ती की बात करें तो हम प्रोफेसर में भी ये सिस्टम कर दिया है, एक ही आयोग कराएगा। प्रोफेसर की भर्ती हुई या आपकी एलटी या प्रवक्ता या आपका सहायक अध्यापक में जूनियर या प्राइमरी वाला, तो उसके अगर सारी नोटिस से जानकारी चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सारा पीडीएफ आपने डाल लगा है, जिसके इस वीडियो के लिंक में नीचे मिलेगा। और एक चीज़ और आपको बताना चाह रहे हैं, अवगत कराना चाह रहे हैं, जो विद्यार्थी जिन्होंने बीएड नहीं करा है या बीएड करने के इच्छुक हैं, यूपी बोर्ड की बात कर रहे हैं हम, इच्छुक हैं, तो वो 10 जनवरी से सॉरी तो उसकी नोटिस आ गया है बीएड करने के लिए। जो भी बीएड करना चाहते हैं बुंदेलखंड कराएगा यूनिवर्सिटी। चलिए इसी प्रश्न आज हम तो बायोलॉजी क्लास लेकर आए तीसरी, जिसका हमारा चैप्टर चल रहा है वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। तीसरी क्लास है इसकी, इसमें बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपका कि 4 जगत वर्गीकरण के प्रतिपादक कौन है। अगर पूछता आपसे 4 जगत वर्गीकरण के प्रतिपादक कौन है, या इस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है कि 4 जगत के वर्गीकरण के प्रतिपादक कौन है, क्या रहे, प्रतिपादक कौन है या फादर्स कौन है, इस टाइप से पूछ लेगा प्रश्न। फादर्स प्रतिपादक एक ही बात है, तो इसका आंसर 4 जगत के बारे में बात कर लेते हैं। 4 जगत के वर्गीकरण के प्रतिपादक कौन है, तो ये है आपके कॉपलैंड। बी ऑप्शन सही है। इन्होंने कब करा था इसका कॉपलैंड ने 1938 में 1938 में इसका दिया था। 4 जगत वर्गीकरण का प्रतिपादक कॉपलैंड ने 1938 में। बहुत अच्छे प्रश्न। इसी टाइप के आपके चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, या आपका जीआईसी, एलटी या प्रवक्ता, कोई भी आपका केबीएस में पीजीटी है, बायोलॉजी में, इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं ये। दूसरा प्रश्न आपका तीन जगत का वर्गीकरण के प्रतिपादक कौन है। अगर हम 3 जगत के वर्गीकरण की बात कर लेते हैं, 3 जगत के वर्गीकरण हिकेल है, हिटेकर है, या लीनियस है, उपयुक्त में से सभी। 3 जगत वर्गीकरण के प्रतिपादक आपके हिकेल है। कौन सा, ए ऑप्शन सही है। इन्होंने कब करा था इसकी बात कर लेते हैं, तो ये 1866 में 1866 में इन्होंने इसका वर्गीकरण किया था। कब किया था, 1866 में। यह पूछ लेता है कि 3 जगत के वर्गीकरण के फादर्स कौन है, तो फादर्स कौन है, हिकेल। प्रश्न पूछता है कि लीनियंस के क्लासिफिकेशन या आपके फादर्स कौन है, या 2 जगत के फादर्स कौन है, तो कौन है, लीनियंस है। इस टाइप के प्रश्न बहुत पूछता है कि लीनियंस के द्वारा, लीनियंस वाले प्रश्न काफ़ी पूछे जा रहे हैं पहले चैप्टर से ये सारे प्रश्न। ये नेक्स्ट प्रश्न आपका तीसरा, वर्गीकरण की सर्वगत सबसे छोटी इकाई क्या है। और हम वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई की बात करें, सर्वगत सबसे छोटी बात कर लेते हैं, वंश है, गण है, जाति है या वर्ग है। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो सबसे छोटी इकाई हमारी क्या है, जाति है। सबसे छोटी जाति, देखिए वर्गीकरण की अगर हम सबसे छोटी की बात करें श्रेणी में, तो वर्गीकरण की सबसे छोटी जाति हमारी क्या है, हमारी जाति है। जाति के बाद में आपकी वंश है, फिर फैमिली है, फिर गण या वर्ग या फाइलम या जगत या डोमेन। इस टाइप से आपसे पूछा जाता है प्रश्न। तो क्या सबसे छोटी जाति हमारी, सबसे वर्गीकरण की सबसे छोटी श्रेणी या इकाई क्या है। चौथा प्रश्न आपका, जंतु व्यवहार के अध्ययन को कहते हैं। जंतु व्यवहार के अध्ययन को कहते हैं
एंटोमोलॉजी, एंथ्रोबायोलॉजी या ईथोलॉजी या इकोलॉजी। जंतु व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, जंतु व्यवहार के अध्ययन को हम कहते हैं इथोलॉजी। क्या बोलते हैं? इथोलॉजी। सी आंसर इसका सही है, इथोलॉजी। इथोलॉजी में जंतु व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, 5वां प्रश्न है, कीटों का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है? एंटोमोलॉजी में, इकोलॉजी में या इथोलॉजी में? उपयुक्त सभी में से कीटों का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है? अगर हम कीटों की बात कर लेते हैं, कीटों के अंतर्गत जो अध्ययन होता है आपका एंटोमोलॉजी। एंटोलॉजी में ए ऑप्शन सही है, इसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? कीटों का अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी में। छठा प्रश्न है, व्यक्तियों जीवन तथा वातावरण के संबंध का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? व्यक्ति और जीवन तथा वातावरण का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? एंटोलॉजी में या एंथ्रोबायोलॉजी में, इकोलॉजी में? उपयुक्त सभी में से। अब व्यक्ति और जीवन का वातावरण के हम संबंध की बात कर लेते हैं, तो ये किसके अंतर्गत किया जाता है? तो आपका इसका आंसर बी आंसर सही है, क्योंकि इसमें एंथ्रोबायोलॉजी के अंतर्गत जीवों का और वातावरण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, जीवों तथा वातावरण तथा जीवों के परस्पर अंतक्रियाओं का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? जीवों तथा वातावरण तथा जीवों के परस्पर अंतक्रियाओं का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो किसके अंतर्गत किया जाता है आपका? तो यह है आपका इकोलॉजी। इकोलॉजी इन्वायरमेंट। इसमें हम काय का बात करते हैं? आपका जीव तथा उसका जो वातावरण, जो बोलते हैं ना वातावरण क्या है, जीव का, इसमें क्या है? इकोलॉजी। इन्वायरमेंट को हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। इसके अंतर्गत किया जाता है। 8वां प्रश्न आपका, फाइलम जेनेटिक पद्धति इसके प्रतिपादक कौन है? वो फाइलोजेनेटिक पद्धति के प्रतिपादक कौन है? अब फाइलोजेनेटिक पद्धति की बात कर लेते हैं। कौन है? एंगलर एवं फ्रेंटल है, या लीनियस तथा थियोफ्रेस्टस है, या बेथम एवं हुकर है? इनमें से कोई नहीं। फाइलोजेनेटिक पद्धति के तो इसके प्रतिपादक एंगलर एवं फ्रेंटल है। एंगलर एवं फ्रेंटल, ये आंसर इसका सही है, एंगलर एवं फ्रेंटल है। 9वां प्रश्न है आपका, माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है? अगर हम माइकोप्लाज्मा किस जगत से माइकोप्लाज्मा बात कर रहे थे, माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है? माइकोप्लाज्मा अगर हम माइकोप्लाज्मा की बात कर लेते हैं तो ये आपका मोनोरा जगत से संबंधित है। ये ऑप्शन इसका सही है। देखिए, मोनोरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक तथा एक कोष के जीवों को रखा गया है। पूछ लेता है कि मोनोरा जगत में क्या था? प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक तथा एक कोष के जीवों को रखा गया, जैसे आपके जीवाणु हैं। क्या है? आपके जीवाणु हैं, या आपके जीवाणु आ गए, रिकेटस आ गए, या माइकोप्लाज्मा है, या आर्कोबैक्टीरिया तथा अन्य प्रकाश संश्लेषण करने वाले, इस क्रिया में ऑक्सीजन निकालने वाले बैक्टीरिया, जैसे ऑक्सीफोटो या बैक्टीरिया एवं या साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें नीलहरे शैवाल भी कहते हैं, इससे सम्मिलित है। किसके अंतर्गत आते हैं? आपके मोनोरा जगत के अंतर्गत ये आते हैं, मोनोरा जगत के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, 10वां प्रश्न, आपका, प्रजातियों की उत्पत्ति, ऑर्गन ऑफ स्पीस। देखिए, ऑर्गन ऑफ स्पीस नामक जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी, प्रजातियों की उत्पत्ति, ऑर्गन ऑफ स्पीस। अगर पुस्तक ही पूछ लेता है कि पूछता है कि प्रकार, वो पुस्तक का नाम किस टाइप से पूछेगा? ऑर्गन ऑफ स्पीस
ये पूछेगा ये किससे रिलेटिव है, तो किससे है, प्रजाति की उत्पत्ति। और बात करें तो ये कब प्रकाशित हुई थी, तो ये 1859 को प्रकाशित हुई थी। डी आंसर सही है, क्योंकि प्रजाति की उत्पत्ति ऑर्गन ऑफ स्पीस नामक पुस्तक डार्विन द्वारा 1869 में प्रकाशित हुई थी। किसके, डार्विन के द्वारा। लैमार्क द्वारा सन 1504 और 433 ईसा पूर्व में फिलोसॉफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया था। एल्फ्रेड रसेल या बेलेस डार्विन के सिद्धांत में सहयोगी रहे। इन्होंने कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक का प्रकाशन किया है। डूगो डी वरीज को उत्परिवर्तन प्रतिपादक भी कहा जाता है। कहता है कई प्रश्न पूछ रहा था कि डूगो डी वरीज को क्या कहा जाता था, उत्परिवर्तन प्रतिपादक कहा जाता है कि कहा जाता है। इस टाइप के प्रश्न भी रिलेटिव बन जाते हैं बायोलॉजी में। नेक्स्ट प्रश्न आपका 11वां प्रश्न आपका, कि 11वां प्रश्न कह रहा है आपके दी परस्वीय समिति दिखने वाले प्राणी जगत का पहला संघ है। आर्थ्रोपोडा का है, एनिलिडा का है, या मोलस्का का है, प्लेट हेलमिन्थीज का है। अगर द्विपर्श्वीय समिति दिखाने वाले प्राणी जगत का अगर पहले संघ की बात कर लेते हैं तो किसका है, तो अगर हम इस बात की कर ले पहला की बात कर लेते हैं तो हम प्लेट हेलमिन्थीज है। डी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि प्लेट हेलमिन्थीज द्विपर्श्वीय समिति दिखाने वाला प्राणी जगत का पहला संघ है। इसमें जंतु एक्सिस से 2 भागों में विभाजित हो जाता है तथा शरीर का संगठन अंग स्तर ऑर्गन ऑर्डर लेवल का पाया जाता है। पूछ लेता कभी वर्गी के पिता कौन है, टैक्सोनॉमी के, कई देख प्रश्न पूछ लेता है, इसमें प्रश्न है नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। पूछ लेता है कि टैक्सोनॉमी के पिता कौन से, फादर्स कौन है, तो कौन है टैक्सोनॉमी के फादर, लीनियस, कैरोलन लीनियस इसका पूरा नाम है, कौन है, लीनियस। नेक्स्ट प्रश्न आपका, सरीसृप के निम्न में से किस उपवर्ग के कपाल की छत अविच्छिन्न होती है। छत क्या है, अविच्छिन्न होती है, मतलब छनने वाली। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो ये जो अविच्छिन्न होती है उपसर्ग के कपाल की छत तो एनेप्सिडा की है, ये डायप्सिडा या सिनेप्सिडा या पैरासिप्डा। अगर हम 12वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, क्या है इसकी जो आपका प्रश्न पूछा है, तो ये आपका इसका आंसर क्या होगा, आपका है आपका एनेप्सिडा। ये आंसर इसका सही है, एनोप्सेप्डा। एनेप्सिडा की बात कर ले, एनेप्सिडा क्या, एनेप्सिडा एक सरीसृप के एनेप्सिडा उपसर्ग का कपाल की छत अपछित होती है। क्या है आपका, ये सरीसृप का एक एनेप्सिडा उपसर्ग का प्राणी है ये। तेरहवां प्रश्न आपका, आदोगामी रूपांतरण विशिष्ट लक्षण है। यूरोकांड्रेटा का, हेमिकांड्रेटा, सेफलोकांड्रेटा या उपरोक्त सभी। अगर आदोगामी रूपांतर विशिष्ट लक्षण की हम बात कर लेते हैं, किसका रूपांतर है, तो आपका ये यूरोकांड्रेटा का, ये आंसर सही है, यूरोकांड्रेटा। देखिए आदोगामी रूपांतरण यूरोकांड्रेटा का एक विशिष्ट लक्षण है। इनमें टैडपोल्स में वयस्क में विकास के दौरान कुछ अंग संकुचित होकर पूर्ण लुप्त हो जाते हैं, जिसे हम हार्डमानिया या बैट्राइलस कहते हैं। चौदहवां प्रश्न है, सबसे छोटा फीता कृमि होता है। अगर हम सबसे छोटे फीता कृमि की बात कर लेते हैं, सबसे छोटा फीता कृमि क्या होता है, टीनिया है, मनोजिया है, ये इकाइनोकोकस है, गोटुगाइनिया है। अगर हम सबसे छोटे फीता कृमि की बात कर लेते हैं तो इकाइनोकोकस है, सी आंसर सही है। इससे रिलेटेड थोड़ा जान कर लेते हैं कि इकाइनोकोकस क्या है। इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस को हाइड्रेटेड वर्ग या डॉग वर्म कहते हैं। इस वर्ग में ट्रांसमिशन के लिए 2 होस्ट की आवश्यकता होती है, एक डिफिनिट होस्ट और एक इंटरमीडिएट होस्ट। इस वर्ग के डिफिनिट होस्ट कुत्ता और सामान्यतः इंटरमीडिएट होस्ट भेड़ होती है। इसके अतिरिक्त कैटल या घोड़ा या बकरी या और ऊंट भी इंटरमीडिएट होस्ट भी हो सकते हैं। इकाइनोकोकस प्रजाति के एक अन्य परजीवी इकाइनोकोकस या मल्टी कल्कुलेरिस भी हो सकता है।
जैसे अगर हम इकोनोकोकस की बात कर लेते हैं, परजीवी फ्लैट वर्म है कहलाते हैं। ये सबसे छोटे कृमि होते हैं। क्या कहलाते हैं? फ्लैट वर्म, सबसे छोटे परजीवी होते हैं। इकाइनोकोकस कृमि वयस्क स्थिति में 2 से 6 mm के होते हैं। टीनिया सोलियम को चपटा कृमि भी कहा जाता है। अगर टीनिया पूछ लेता है कि यानी कि चपटा कृमि किसको कहा जाता है, तो टीनिया सोलियम को। ये मनुष्य तथा पशुओं के आंत में पाया जाता है। मनुष्य के परजीवी होता है ये। प्राथमिक पोषक इसका मनुष्य था, द्वितीय पोषक इसका स्वर होता है। प्राथमिक मतलब मनुष्य में, दूसरा इसका स्वर पिग होता है। इसे प्राय स्वर मांस या फीता कृमि तथा को गोमांस फीता कृमि भी कहा जाता है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न आपका, पेरिपेटस किस वर्ग में आता है? अगर हम पेरिपेटस की बात कर लेते हैं, पेरिपेटस किस वर्ग में आता है और ये है क्या है, पहले तो हम वर्ग कर लेते हैं किस वर्ग में आता है। तो ये आपका है ओनिकोफेरा, बी ऑप्शन सही है इसका, ओनिकोफेरा में आता है। इसकी रिलेटेड बात कर लेते हैं, ये किस वर्ग में आता है, क्या है ये। देखिए पेरिपेटम ओनिकोफेरा वर्ग के अंतर्गत आता है। ये एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा के बीच की एक संयोजी कड़ी है। किसकी? एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा बीच की कड़ी है। ये सूंडा जैसा निम्न वर्गीय आर्थ्रोपोडा जंतु है। यह आर्थ्रोपोडा की भांति इसमें जैसे युक्त या समखंडीय जोड़ीदार पाद, सिर पर 2 एंटीने तथा श्वसन के लिए वायु नालों होती हैं। साथ ही इसमें एनेलिडा की भांति कोमल त्वचा तथा छोटी छोटी गुलिकाएं तथा लचीली उपसर्ग, सरल नेत्र तथा उपसर्ग के लिए उत्सर्गिकाएं होती हैं, जिसमें यह सिद्ध होता है कि एनेलिडा से ही ऑर्थ्रोपोडा में उद्विकास हुआ है। सोलहवां प्रश्न आपका, बाइबाल्बिया को भी कहते हैं। देखिए क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोपोड, सिफ्लोपोडा या पेलिसिपोडा या डेकापोडा। अगर हम 16वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, वर्ग बाइबाल्बिया को क्या कहते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिसिपोडा बोलते हैं। सी आंसर सही है, पॉलिसिपोडा। देखिए वर्ग बाइबेलिया को पॉलिसिपोडा कहते हैं। इसके अलावा इसके लमेली ब्राइनिकिएट भी कहते हैं। इस समुद्र पर ताजे जल के मोलास्का के अंतर्गत आता है। ये बाइबेलिया पॉलिसिपोडा के जंतुओं में सिर और रेडुला के अभाव होता है। इसके अंतर्गत ओयस्टर, कोकल्स आदि फैमिलीज आदि आती हैं। बाइबेलिया का खोल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इनमें से 17वां प्रश्न, इनमें से कौन सा कोरल नहीं है? पिनेटयूला, ट्यूबिपोरा, आइक्यूलाइना या साइनिया। इनमें से कोरल नहीं है। अगर हम कोरल की बात करें, कोरल नहीं है, तो हमारा कौन सा है? साइनिया नहीं है। डी आंसर सही है इसका। देखिए साइनिया ये कोरल नहीं है, जबकि पिनेटयूल, ट्यूबिफोरा, देखिए पिनेटयूल, ट्यूबिफोरा और आइक्यूलाइन आदि कोरल के अंतर्गत आते हैं। कोरल रीफ एक परिस्थिति तंत्र की ऐसी संरचना है जो कॉलोनीज के रूप में विद्यमान होती है। इनका निर्माण कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ये सूक्ष्म जीव होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी मूंगे रीफ की दीवार होती है। अठारह प्रश्न, पदविहीन एफीबिय प्राणी किसके ऑर्डर में रखे जाते हैं? अगर पदविहीन एफीबिय प्राणी किस ऑर्डर में रखे जाते हैं? एन्यूरो, यूरोडीला, जिम्नोफिनो या इनमें से कोई नहीं। अगर हम 18वें प्रश्न की बात कर ले, किस में रखे जाते हैं पदविहीन, तो यह जिनोफिनो में, जिनोफियोना। सी आंसर सही है इसका। क्योंकि देखिए पदविहीन एफीबिय प्राणी जिनोफिया ऑर्डर में रखे जाते हैं। पदविहीन होते हैं जिसके पैर नहीं होते, ये बिलों में रहने वाले प्राणी होते हैं। पदविहीन होते हैं जिसके पैर नहीं होते, बिलों में रहने वाले पदविहीन उभयचर हैं। इनका शरीर लंबा संकर देखने में केंचुआ जैसा होता है और पादों में मेखलाएं नहीं पाई जाती। इसमें पूंछ छोटी व अनुपस्थित होती है। नर में शरीर के पश्च छोर पर अवास्कर द्वारा से बाहर निकलने वाला मैथुन अंग होता है। उदाहरण में आपका इक्वित योफिस है ये इसका उदाहरण। किस वर्ग के जंतुओं में आहार नाल अनुपस्थित होती है? देखिए किस वर्ग के जंतुओं में आहार नाल उपस्थित होती है?
एरेक्निडा, सिस्टोडेडा या ट्रेमेटोडा। अगर हम पूछ लेते हैं, बात है कि आहारनाल किसमें उपस्थित नहीं होती है, तो आपका सिस्टोटोडा, बी आंसर सही है, सिस्टोटोडा। क्योंकि सिस्टोटोडा को सामान्य भाषा को टैप वर्म भी कहते हैं। ये परजीवी होते हैं, इस पर सेलियां नहीं पाई जाती। तंत्रिका तंत्र शरीर खंडित एवं पाचन तंत्र अनुपस्थित होता है, इसमें पाचन तंत्र भी अनुपस्थित होता है। 20वां प्रश्न है, सिंग वाला मेंढक इनमें से किस वर्ग के अंतर्गत आता है, यह वर्ग से संबंध रखता है? कार्टाडा, रेप्टिलिया, एफीबिया या एनूरा। अगर हम 20 की बात कर ले, किसके वर्ग या समुदाय के सम्मिलित है, किसके अंतर्गत आता है ये सींग वाला मेंढक? तो इसका आपका एफीबिया क्या है, रेप्टिलिया, बी आंसर सही है, रेप्टिलिया। क्योंकि सींग वाला मेंढक एक छिपकली होती है जिसे फिरेनोसोम कहते हैं। ये सरीसृप वर्ग में संबंधित है। ये मुख्य अमेरिका व मैक्सिको में पाया जाता है। इसके मस्तिष्क पर 2 सींग जैसी आकृति उभरी हुई प्रतीत होती है, रचना प्रतीत होती है। फ्रेंड्स, ये रहे आपके 20 प्रश्न बायोलॉजी के, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी टाइप के आपके प्रश्न टीजीटी पीजीटी या जैसी लेक्चरर या आपका केवीएस, इसी टाइप के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ डेली क्लास रहेगी बायोलॉजी की। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय दोस्तों।